आज हम देखने वाले हैं डार्क प्लैनेट। शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये समय साल 2157 है। अब हम एक मैक्स नाम के आदमी को देखते हैं जो यूनिवर्स में प्लैनेट की खोज करने के लिए निकला होता है। लेकिन अचानक एक एस्ट्रॉयड स्पेस क्राफ्ट से टकरा जाता है, जिससे क्राफ्ट डैमेज हो जाता है और उसे जिंदा रहने के लिए एक अनजान ग्रह पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। उस प्लैनेट पर आने के बाद जैसे ही मैक्स अपने शिप से बाहर आता है तो उसी समय उसका स्पेस क्राफ्ट भी ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसका पृथ्वी से कांटेक्ट पूरी तरह टूट जाता है। अब ना ही वो पृथ्वी पर वापस जा सकता है और ना ही पृथ्वी से कांटेक्ट करके मदद बुला सकता है। अब इस नए प्लैनेट को देखकर वो डर जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये कौन सा प्लैनेट है और यहाँ कैसे कैसे जीव जंतु होंगे जो कहीं उसे मार डालेंगे। लेकिन वो निराश नहीं होता और इस प्लैनेट को एक्सप्लोर करने का फैसला लेता है। उसे ये प्लैनेट बिल्कुल पृथ्वी जैसा दिखता है, लेकिन अब वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो एक अजीब सा दिखने वाला जीव उसे जंगल में पकड़ लेता है। मैक्स इस अजीब से जीव की भाषा को समझने के लिए अपने कान में एक ट्रांसलेशन कैप्सूल डालता है, जिससे मैक्स को पता चलता है कि वो वहाँ क्या एक सोल्जर है जिसका नाम जफ है। जफ मैक्स को वहाँ की अथॉरिटीज को सौंप देता है। वहाँ के अधिकारी मैक्स के सिर पर हेलमेट लगाते हैं जो किसी भी जीव की मेमोरी को स्क्रीन पर दिखा सकता है, ताकि वे मैक्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकाल सके। उसके बाद मैक्स को दूसरी जगह ले जाया जाता है। जाते वक्त मैक्स को आसपास मौजूद सभी गार्ड उनका रास्ते में राष्ट्रगान करते हुए दिखाई देते हैं और वहाँ के आम लोग भोजन के लिए आपस में ही लड़ते हुए दिखाई देते हैं। फिर बाद में मैक्स का काफिला टावर से होकर गुजरता है। उस टावर को लेकर वहाँ के लोगों का मानना है कि वो दुश्मनों से उनकी रक्षा करता है, लेकिन अचानक से वो टावर ब्लास्ट हो जाता है और उसका मलबा उनकी गाड़ी पर गिर जाता है, जिससे कई सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। लेकिन मैक्स और सोल्जर गाइस बच जाते हैं और वो कॉर्पोरल को भी बाहर खींच लेता है। गाइस का ऐसा मानना था कि ये टावर रेबल्स ने गिराया है। अब बातें करते करते दोनों जने पैदल ही राजधानी पहुंचते हैं। इसी बीच स्पेशल रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड जो नोबेड नाम का आदमी है, वो अपने सर्वेंट फैंक से कहता है कि मैक्स को कहीं से भी ढूंढ के लाओ, हो सकता है वो जासूस हो। इसीलिए फैंक उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वही हम डेविड नाम के आदमी को भी देखते हैं। वो भी अपने साथी से मैक्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। फिर जब फैंक मैक्स को नोबेड के पास अपनी गाड़ी में ले जा रहा होता है, तभी उसे अचानक सीजर अटैक आ जाता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैक्स मौके का फायदा उठाते हुए गाड़ी से भाग जाता है। मैक्स पूरे शहर में घूमता है और उसे देखकर हैरान हो जाता है कि यहाँ के लोग भूख से कितने तड़प रहे हैं और वहाँ की गवर्नमेंट उन पर पूरी तरह कंट्रोल कर रही है। इसी बीच हम कई सारे फादर जो कि अथॉरिटी के मेंबर्स हैं, उनकी मीटिंग को देखते हैं, जो खुद को इस प्लैनेट का रक्षक मानते हैं। कुछ देर घूमने के बाद मैक्स एक लोकल कैफे में जाता है। वहाँ उसकी बहस एक आदमी से होती है जो वहाँ की वेटरेस की इंसल्ट कर रहा था, जिसका नाम राडा है। कैफे में वो आदमी कुछ नहीं करता, लेकिन बीच रास्ते में उसके आदमी मैक्स को मारने आते हैं और मैक्स उन्हें हरा देता है, जिससे राडा इम्प्रेस होकर उसे अपने घर ले जाती है। कुछ देर बाद उसका भाई गैस भी अपने घर आता है, जिससे हमें पता चलता है कि गैस राडा का भाई है। फिर मैक्स उनकी दुनिया के कामकाज के बारे में सवाल पूछना शुरू करता है, जिससे उसे पता चलता है कि राडा और गैस का दिमाग प्रोपेगेंडा और गलत जानकारी से भरा हुआ है। इसी बीच गैस ने मैक्स को उसके राज्य के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, जिसे संरक्षक के नाम से जाना जाता है, और कुछ छिपे हुए फादर है जो इनके राज्य के रक्षक है, जिसने डिफेंस टावर बनाकर युद्धों को रोका है। और उन फादर की असली पहचान कोई नहीं जानता, क्योंकि वे शासक नहीं हैं बल्कि वे राज्य के सेवक हैं। मैक्स की रिक्वेस्ट पर गैस ने अपने अधिकारियों से मैक्स को सोल्जर बनाने की सिफारिश की और बाद में मैक्स एक सोल्जर बन गया। एक दिन गैस ने कहा कि उनके सभी पड़ोसी राज्य उनसे नफरत करते हैं। धीरे धीरे मैक्स और राडा के बीच उनकी भावनाएं बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद मैक्स को रेबल्स को पकड़ने का काम दिया गया, क्योंकि कैप्टन का ऐसा मानना था कि रेबल्स ने ही वो टावर्स को फोड़ा था और राज्य की शांति को भंग किया था। मैक्स ने जब रेबल्स को पकड़ा तो उसे वो लोग भी आम इंसान की तरह दिखे, बल्कि ना कि कोई आतंकवादी। लेकिन फिर भी मैक्स उन्हें अधिकारियों को सौंप देता है, जहाँ उन्हें बड़ी बेदर्दी से पूछताछ की जाती है। फिर मैक्स को उन रेबल्स को मारने का काम दिया गया। मैक्स लीड करते हुए सभी को जंगल में ले गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो गलत कर रहा है, तो उसने सभी रेबल्स को जाने दिया। और जब ये बात कैप्टन को पता चली तो कैप्टन ने उसे गोली मार दी और अब वो सेना का भी मुजरिम बन चुका है। फिर कुछ समय बाद उसकी आंख रेबल्स के बेस पर खुलती है, जिन्होंने उसे बचाया होता है, और वो उसे बताते हैं कि जो छुपे हुए फादर है वही वहाँ की अथॉरिटी को चलाते हैं, जो एक षड्यंत्रकारियों का ग्रुप है जिन्होंने सरकार पर कब्जा कर लिया है। और तुमने जिस टावर को देखा था जो राज्य को दुश्मनों से बचाता है, वो टावर्स ऐसा नहीं करते, बल्कि लोगों का ध्यान गरीबी और भ्रष्टाचारी से हटाने के लिए उन टावर्स में से स्पेशल रेडिएशन छोड़ते हैं, जो रेडिएशन लोगों को हिप्नोटाइज कर देती है और कुछ लोगों को उसकी वजह से सीजर अटैक्स भी आते हैं। लेकिन जिन लोगों पर रेडिएशन का असर नहीं होता उन्हें रेबल्स मानकर मार दिया जाता है। फिर मैक्स खुद को भी रेबल मानता है और अब मैक्स चाहता है कि वो अथॉरिटी का राज सबके सामने उजागर करे, ताकि पूरे राज्य के लोगों को उनसे आज़ादी मिल सके। ऐसा करने के लिए अब उन्हें टावर्स को तोड़ना होगा
जिससे रेडिएशन बंद हो जाएगा। इसीलिए अब सभी टावर्स को तोड़ने का फैसला करते हैं और मैक्स अपने नए दोस्तों के साथ टावर तक जाता है। वहाँ टावर के आसपास हाई सिक्योरिटी होती है, लेकिन मैक्स गोलियों के बीच अपना रास्ता बनाते हुए टावर्स पर बॉम्ब लगाकर उसे ब्लास्ट कर देता है। फिर वो भागते भगाते डाडा के घर पहुंचता है, जहां उसे टावर के बारे में जो भी बात पता थी वो उन दोनों को बताता है। गॉस इसकी बात पर विश्वास नहीं करता और इसी बातचीत के बीच सोल्जर्स अपार्टमेंट में धावा बोल देते हैं और तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर मैक्स को जेल में बंद कर दिया जाता है। वहाँ उसे जेफ मिलता है, वो भी एक रेबल होता है। इसी बीच नॉमेड डेविड के पास आकर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम मैक्स नाम के किसी इंसान की तलाश में हो। अगर वो तुम्हारे पास है तो उसे मुझे सौंप दो। लेकिन डेविड कहता है कि वो किसी भी मैक्स नाम के आदमी को नहीं जानता। साथ ही डेविड को भी कुछ देर बाद सीजर अटैक आ जाता है, यानी वो भी एक रेबल है, लेकिन उसने अपनी पहचान सबसे छुपाई रखी है। और डेविड को भी पता चलता है कि मैक्स पर रेडिएशन का असर नहीं होता, तो वो अपने साथी को एक ऑर्डर देता है कि जाओ मैक्स को ढूंढ कर लाओ और इस बात की खबर किसी को भी कानो कान नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब मैक्स और उसके साथी किसी तरह से जेल से भाग जाते हैं और जंगल में आ जाते हैं। वहाँ मैक्स कहता है कि अगर वो उस सेंटर को ही उड़ा दे जहाँ से टावर्स को कंट्रोल किया जाता है तो कैसा होगा। तब जेफ बताता है कि किसी को नहीं पता कि वो कहाँ से कंट्रोल होते हैं। जेफ आगे कहता है कि टावर्स हमेशा एक्टिव रहते हैं और दक्षिण में ऐसे लोग हैं जिन पर रेडिएशन का असर नहीं होता, लेकिन उनका हमारे राज्य से कोई लेना देना नहीं है, तो वो हमारी मदद नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर उन्हें मारने के लिए एक ऑटोमेटिक टैंक आता है। मैक्स जैसे तैसे करके टैंक के ऊपर कूदकर अंदर घुस जाता है और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है। फिर मैक्स अकेला ही टैंक को लिए दक्षिण की बॉर्डर की तरफ निकल जाता है ताकि वो एक रेबल्स का बड़ा ग्रुप बना सके। बॉर्डर पर सोल्जर्स टैंक को रोकने की कोशिश करते हैं और उनमें मैक्स को गस दिखाई देता है, इसीलिए मैक्स उसे अपने टैंक में डाल देता है और सारे बैरिकेड्स को तोड़कर बॉर्डर के पार निकल जाता है। रास्ते में मैक्स गैस को फिर से यकीन दिलाता है कि अथॉरिटी रेडिएशन से सबको कंट्रोल कर रही है और इस बार गैस उसकी बात मान जाता है और उसे मैक्स की बात पर विश्वास हो जाता है, क्योंकि गॉस रेडिएशन की रेंज से बाहर था। इसकी वजह से वो गुस्सा हो जाता है कि वह कई सालों से अथॉरिटीज का पुतला बना हुआ था और वो भी ठान लेता है कि वो अथॉरिटीज को नहीं छोड़ेगा। फिर मैक्स उसे अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो दक्षिण के लोगों को अपने साथ लेकर अथॉरिटीज के खिलाफ आवाज उठाएगा। कुछ देर बाद टैंक के पास कुछ लोग आ जाते हैं जो एक्चुअल में दक्षिण के निवासी थे और उन्हें म्यूटेंट भी कहा जाता है। वे उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और बाद में वे दोनों को वहाँ के शासक के पास ले जाते हैं, जहाँ वे गरीबी और आबादी की बर्बादी को देखते हैं। मैक्स वहाँ के नेता ड्यूक को एकजुट होकर अथॉरिटीज के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहता है, लेकिन ड्यूक मना कर देता है क्योंकि वहाँ के लोग भूख के कारण कमजोर हो गए हैं और लगभग 15 सालों से वे डेजर्ट में ही रह रहे हैं, जिससे वे कमजोर पड़ गए हैं, तो वो उनकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन ड्यूक कहता है कि उन्हें आइलैंड एम्पायर से मदद लेनी चाहिए, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें उन्हीं के राज्य से गुजरना होगा। इसीलिए ड्यूक उन्हें एक पुरानी बम्बर नाम का हवाई जहाज देता है कि जैसे ही वे उनकी राज्य की सीमा में पहुँचते हैं तो गैस फिर से रेडिएशन की रेंज में आ जाता है और मैक्स का विरोधी बन जाता है, यहाँ तक कि वो उसे विमान चलाने के लिए भी रोकता है। पर मैक्स कंट्रोल बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बम्बर टावर से टकरा जाता है। टावर की टूटने की वजह से गैस अचानक अपनी भावनाओं से बाहर निकल जाता है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि उसने अभी तक क्या किया था। विमान बम्बर डैमेज होकर सीधा समुद्र में गिर जाता है। फिर मैक्स और गैस टायर के किनारे पर आ जाते हैं। किनारे पर उन्हें एक पुरानी बंद पड़ी सबमरीन दिखाई देती है और मैक्स अकेले ही उसके अंदर जाने का फैसला करता है। उसी बीच डेविड को मैक्स के बारे में पता चलता है कि वो राडा को पसंद करता है, तो मैक्स की तलाश के लिए वो अपने आदमियों से राडा को उसके सामने लाने का ऑर्डर देता है और उसके आदमी बीच सड़क से ही राडा को उठा लेते हैं। राडा डेविड को बताती है कि वो उसका एक दोस्त है और वो किसी दूसरी दुनिया से यहाँ आया है और टावर्स के बारे में भी कहती है कि टावर्स रेडिएशन निकालते हैं जिससे सभी लोग अथॉरिटीज की कंट्रोल में हैं। लेकिन जब डेविड मैक्स का पता पूछता है तो वो मना कर देती है, इसीलिए डेविड उसे डराने के लिए जेल में डाल देता है। इसी बीच मैक्स और गैस दोनों सबमरीन में आ जाते हैं। गैस को सबमरीन में लोगों पर किए गए दर्दनाक एक्सपेरिमेंट दिखते हैं और कंट्रोल रूम में पहुंचने के बाद वहां लगी स्क्रीन पर आइलैंड एम्पायर के कुछ लोगों को मारने वाली वीडियो देखते हैं जिनसे वे मदद मांगने जा रहे थे। ये सब देखकर उनको पता चल जाता है कि एम्पायर में पैर रखना भी उनकी बेवकूफ़ी होगी। दोनों वापस किनारे पर लौटते हैं। वहाँ कोस्टल पुलिस उनको पकड़ लेती है और इस समय उनके पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध चालू हो गया है और बाकी कैदियों की तरह उन्हें भी बॉर्डर पर मरने के लिए भेजा जाएगा। इसी बीच नॉमेड को मैक्स के बारे में पता चल जाता है और उसके आदमी फैंग को फिर से मैक्स को उसके सामने लाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो मैक्स से अब डरने लगा था, क्योंकि उसे टावर्स के बारे में सभी सच्चाई मालूम पड़ गई थी और वो दूसरे प्लैनेट से भी आया था। तो फैंग अब मिलिट्री कमांडर के पास जाता है और उसे कहता है कि वो मैक्स को छोड़ दे और उसे सौंप दे, लेकिन कमांडर उसे मैक्स को नहीं सौंपता क्योंकि वो दूसरे डिपार्टमेंट का था। वहाँ मैक्स को फिर से जेफ मिलता है और कैदियों को पुराने टैंकों से लड़ाई करने के लिए भेज दिया जाता है।
और आखिरकार फ्रैंक मैक्स को वहाँ भी ढूंढ लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो तुम मेरे साथ चलो। लेकिन मैक्स अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और फ्रैंक को पीट कर अपने टैंक में डाल देता है। राज्यों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और मिलिट्री ऑफिसर रेडिएशन वाले टैंक को भी एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे गॉस रेडिएशन की चपेट में आकर चिल्लाने लगता है। लेकिन मैक्स टैंक को युद्ध से बाहर ले जाता है और वहाँ पहुंचकर अपने बेहोश दोस्त और फ्रैंक को बाहर निकालते हैं। और ये सब एक मिलिट्री ऑफिसर देख लेता है और वो मैक्स पर गोलियां भी फायर करता है, लेकिन गॉस बीच में आकर उसे बचा लेता है। फिर जब ऑफिसर मैक्स को मारने जाता है तो अधमरा गॉस पीछे से आकर ऑफिसर को मार देता है और मैक्स की जान बच जाती है। फिर जब फ्रैंक राडा के बारे में मैक्स को कहता है तो मैक्स उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। रास्ते में वो मैक्स को कहता है कि अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो तुम्हें एक गाड़ी, एक अपार्टमेंट और इसके अलावा जो भी तुम चाहो वो सब मिलेगा। इसी बीच नॉर्मैंड और डेविड आपस में फ़ोन पर बात कर रहे हैं कि वो युद्ध हार गए हैं। उसी समय उसका आदमी उसे बताने के लिए आता है कि मैक्स फ्रैंक के पास है। तो फिर डेविड मैक्स को मिलने के लिए केमिकल लैब जाता है। वहाँ उसका आदमी फ्रैंक को बेहोश कर देता है और वो अनऑफिशियली मैक्स से मिलता है। वो उससे कहता है कि मैक्स, तुम देश के चलाने वाले फादर्स को उखाड़ फेंको जो टावर के सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। सेंटर की जगह मैं तुम्हें बताऊंगा और वहाँ जाकर जो भी तुम्हें काम करना है वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा और बाद में यहाँ के शासक तुम बन सकते हो, जिससे ये राज्य सुधर जाएगा और तुम राडा को भी आज़ाद कर सकते हो जो कि नॉर्मैंड के कब्जे में है। ये सुनकर मैक्स मिशन पर निकल पड़ता है। कंट्रोल सेंटर पर पहुंचकर अपने साथियों से कहता है कि अगर मैं 20 मिनट में वापस नहीं आया तो तुम लोग सड़क पर ही बम ब्लास्ट कर देना और यहाँ से दूर भाग जाना। फिर मैक्स आसानी से अपना पास दिखाकर अंदर कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है, लेकिन एक गार्ड ने जब उसे रोका तो उसने वहां मौजूद सभी गार्ड को बेहोश कर दिया और वो लिफ्ट में घुस गया। लेकिन कुछ देर बाद सभी वापस उठे और उसका पीछा करने लगे। मैक्स खुद को बचाते हुए कंट्रोल रूम तक पहुंचता है और पूरे देश में डिप्रेशन मोड को एक्टिवेट कर देता है, जैसा कि उसे डेविड ने करने के लिए कहा था, जिससे सभी लोग जमीन पर गिरने लगते हैं। जिससे नॉर्मैंड को पता चल जाता है कि कंट्रोल रूम में कुछ गड़बड़ी हुई है, तो नॉर्मैंड भी कंट्रोल रूम की तरफ भागने लगता है। इसी बीच मैक्स वापस अपनी गाड़ी के पास लौट आता है और कंट्रोल सेंटर की बिल्डिंग के अंदर बॉम्ब प्लांट कर देता है। फिर वो अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से दूर निकल जाता है। नॉर्मैंड मैक्स को देख लेता है और उसका पीछा करता है और थोड़ी देर बाद उसे रोक लेता है और फिर दोनों लड़ने लगते हैं। नॉर्मैंड मैक्स को पटक पटक कर कूटता है और इधर उधर दीवार पर उछालता है। उसी बीच एक जोरदार धमाका होता है जो उसी रेडिएशन कंट्रोल सेंटर का था जहाँ पर मैक्स ने बॉम्ब लगाया था। अब सभी लोग बेहोशी से उठ जाते हैं। फिर मैक्स राडा को ढूंढने जाता है। वहाँ वो उसे एक चैम्बर में दिखती है। फिर जब मैक्स राडा को वहाँ से बाहर ले जाता है तो नॉर्मैंड उसका रास्ता रोक लेता है। तब हमें पता चलता है कि वो भी पृथ्वी से आया हुआ अंतरिक्ष सुरक्षा का कर्मचारी है, जो यहाँ 20 साल पहले इस प्लैनेट को शांत करने के लिए आया था, ताकि वो इस प्लैनेट के लोगों की आपसी लड़ाई को रोक सके। और वो मैक्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसकी 20 साल की मेहनत बर्बाद कर दी थी और मैक्स को कहता है कि तुम अभी के अभी पृथ्वी पर वापस लौट जाओ, तुमने मेरी 20 साल की मेहनत बर्बाद कर दी है। तभी मैक्स कहता है कि अब वह यहीं पर रहेगा जब तक कि वो जिंदा है और वहाँ के लोगों के लिए भूख और युद्धों के खिलाफ लड़ेगा और किसी भी इंसान को कंट्रोल करने की अनुमति नहीं देगा और वहाँ का नेता भी बनेगा जो देश को संभालेगा। इसी के साथ मैक्स नॉर्मैंड को मार देता है और हमें पता चलता है कि नॉर्मैंड का असली नाम रुडोल्फ है, जो पृथ्वी से इस प्लैनेट को बचाने के लिए आया हुआ है। लेकिन वो अच्छी तरीके से इस प्लैनेट को बचाने के बजाय वो लोगों को हानि पहुंचा रहा था, इसीलिए मैक्स ने उसे मार डाला। तो गाइस, कहानी यहीं खत्म होती है और इस कहानी का नाम डार्क प्लैनेट है। मैंने इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो गाइस, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपका धन्यवाद।